हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मराठों के बारे में। मराठा यानी महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है। मराठों के बारे में कुछ परिचय के आधार पर कहा जाता है कि मराठा साम्राज्य की जो स्थापना है वो शिवाजी के द्वारा की गई थी, जिसका नाम अपन कहते हैं छत्रपति शिवाजी। मराठों का उत्कर्ष किसी एक व्यक्ति का न होकर के, मतलब मराठों का जो एक संघ बना, एक संगठन बना, एक शक्ति बनी, उसका उत्कर्ष का कारण किसी एक व्यक्ति का महत्व न होकर के, और ये कुछ किसी विशेष समय में उत्पन्न होने वाली अस्थायी को परिस्थितियाँ हैं, और उन परिस्थितियों का ही परिणाम है वो मराठों का उत्कर्ष माना जाता है। यानी ये अपने आप को संगठित करते हैं और सब एकजुट होकर के और एक शक्ति के रूप में उभरते हैं। अधिकांश मराठे हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, मतलब इनका रहन सहन था पहाड़ी क्षेत्रों में, और पहाड़ी क्षेत्रों के निवासी होने के कारण ये परिश्रमी भी हैं और साहसी वीर भी कहलाए हैं। मतलब परिश्रमी हैं और साहसी वीर हैं क्योंकि ये पठारी भागों में निवास करते हैं। इनका आकार है वो छोटे कद के हुआ करते थे, ज़्यादा लंबा आकार, इसका बॉडी का आकार लंबा नहीं था। साथ ही साथ ये मेहनती थे, मेहनती होने के कारण इसके जो शरीर है वो मजबूत हुआ करता था। इनके द्वारा जो भी शत्रु के साथ युद्ध की गतिविधियां की जाती थी, उन युद्ध की गतिविधियों में ये कभी भी खुले युद्ध के अंदर विश्वास नहीं करते थे। यानी खुले मैदानों में ये कभी भी शत्रु के साथ युद्ध नहीं लड़ते थे। क्यों? क्योंकि ये जब भी युद्ध करते थे तो शत्रु के ऊपर छिपकर के वार किया करते थे, और छिपकर के वार करने का जो युद्ध पद्धति है उसे अपन गुरिल्ला युद्ध पद्धति कहते हैं। तो मराठों के द्वारा कौन सी युद्ध पद्धति का अनुसरण किया गया था? तो गुरिल्ला युद्ध पद्धति। तो गुरिल्ला युद्ध पद्धति क्या थी कि इन पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों के अंतर्गत छिप कर के और दुश्मन के ऊपर जो वार किया जाता था उसे ही अपन गुरिल्ला युद्ध पद्धति कहते हैं। अब बात आती है 15वीं और 16वीं शताब्दी की। तो 15वीं और 16वीं शताब्दी के अंतर्गत जो धार्मिक आंदोलन हुए थे, जो धार्मिक आंदोलन का एक समय जो आया था, उसके अंतर्गत सामाजिक एकता को विशेष रूप से बढ़ावा दिया गया था। ये आंदोलन ऊंच नीच और जाति पाति के और कर्मकांडों के विरुद्ध हुआ था। मतलब इस भक्ति आंदोलन के अंतर्गत जो जाति पाति के भेदभाव थे, ऊंच नीच थी, और जो धार्मिक कर्मकांडों के अंतर्गत लोग अपना विश्वास करते थे, तो उनका खंडन है वो इस भक्ति आंदोलन के तहत किया गया था। ये सीधा सीधा क्या कहते थे, ईश्वर की भक्ति के मार्ग का ही अनुसरण करने के लिए लोगों को प्रेरित करते थे। और प्रेरित करने की बात ये भी थी कि ये दक्षिण भारत में यानी महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में क्यों हुआ कि क्योंकि यहाँ पर बहुत से भक्ति संत भी हुए हैं, और साथ ही साथ इनके द्वारा जो संदेश दिए गए हैं वो संदेश मराठी भाषा में दिए जाते थे, जो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा थी, और साथ ही साथ ये भाषा बहुत ही सरल बताई गई है। इसीलिए वहाँ पर इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार माना जाता है। अब मराठों की जो शक्ति एकत्रित हुई और उसका नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति था उसके बारे में अपने अध्ययन करते हैं, तो उसको कहते हैं छत्रपति शिवाजी। तो छत्रपति शिवाजी का जो अपना कार्यकाल है वो 1627 से लेकर के 80 तक रहा है। अब शिवाजी के बारे में कुछ परिचय कि शिवाजी का जो जन्म है वो 20 अप्रैल 1627 को शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? शिवनेर के दुर्ग में 20 अप्रैल 1627 को। पिता सांजी भोसले और माता जीजाबाई थी। मतलब पिता का नाम सांजी भोसले है और माता का नाम क्या है? जीजाबाई है। बचपन में ही शिवाजी का लालन पालन है उसके दादा कौंडदेव और साथ ही साथ गुरु रामदास की देखरेख में हुआ था। इस गुरु रामदास के द्वारा ही उसे विशेष प्रकार की जो शिक्षाएं हैं वो भी प्रदान की गई थी। अब शिवाजी कुछ होनहार थे, और होनहार होने के नाते ही और 12 वर्ष की आयु में ही शिवाजी ने अपने पिता से एक पूना जो क्षेत्र है वो उसकी जागीर है वो प्रदान कर ली थी। यानी वो जागीर है वो उसे प्राप्त हुई थी। किससे प्राप्त हुई थी? अपने पिता से। पिता कौन हैं? सांजी भोसले। तो सांजी भोसले से पूना की जो जागीर है वो शिवाजी को 12 वर्ष की अवस्था में ही प्राप्त हो जाती है। अब बात आती है 1646 में। जब 1646 में शिवाजी की आयु 19 वर्ष हो चुकी थी,
कितनी हो गई थी? 19 वर्ष। और 19 वर्ष आयु होने के साथ ही अब शिवाजी अपने आप को चुस्त और साथ ही साथ अपनी गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उसके ऐसे स्वभाव को देख करके, और जो युवा वर्ग था महाराष्ट्र में, जो युवा थे, तो वो युवा वर्ग है वो इसके मंडल में या उसके ग्रुप में आकर के तैयार हो गए, यानी एक उनका एक संगठन बन गया, एक मंडल तैयार हो गया। और इसी संगठन के द्वारा तोरण के दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया, मतलब तोरण दुर्ग है, और उस तोरण के दुर्ग पर अधिकार है वो शिवाजी के अपने संगठन या मंडल के सदस्यों के साथ मिलकर के, और तोरण दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया था। 47 में उसने बारामती, इंद्रपुर, सिंहगढ़ और पुरंदर पर भी अधिकार कर लिया। 56 में कोंकण व कल्याणी पर भी अपना अधिकार करते हुए और रायगढ़ को अपनी राजधानी बना लिया था। मतलब धीरे धीरे वो विभिन्न क्षेत्रों को अपने अधिकार में करते चले गए, और करते करते 1656 में आकर के और उसने रायगढ़ के अंदर अपनी राजधानी भी स्थापित कर ली। अब एक घटना आती है कि जब बीजापुर के सुल्तान के द्वारा, अब बीजापुर का सुल्तान के द्वारा और शिवाजी की जब बढ़ती हुई शक्ति को देखा तो उसे भय हुआ कि शिवाजी की अगर इस प्रकार साम्राज्यवादी गतिविधियां सफल होती गई तो वो हमारे क्षेत्र तक या हमारे साम्राज्य तक भी अधिकार करेगा या हमारे ऊपर भी आक्रमण करेगा। तो इसके लिए क्या किया गया कि शिवाजी का दमन करने के लिए और बीजापुर के सुल्तान के द्वारा एक व्यक्ति को भेजा गया, और उस व्यक्ति को भेज करके और उसके दमन की गतिविधियां शुरू की गई थी। अब दमन की गतिविधि करने के लिए किसे भेजा गया? अफजल खां को भेजा गया। तो अफजल खां उसका एक सेनापति था, और अफजल खां को शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा। तो अफजल खां ने क्या किया कि शिवाजी के ऊपर वैसे अधिकार या आक्रमण न करके, और उसने शिवाजी के सामने एक भ्रम की स्थिति पैदा कर दी, और जाकर के और गुप्तचर के माध्यम से एक संदेशा भेजा गया कि मैं आपके साथ में एक संधि करने के लिए आया हूँ। अब संधि की बात कह करके और वो शिवाजी की हत्या करना चाहता था, लेकिन इस बात का पता शिवाजी को पहले ही चल पड़ा था कि अफजल खां है वो आपके साथ धोखा करना चाहता है और धोखे से आपकी हत्या करना चाहता है। तो शिवाजी ने अफजल खां के द्वारा शिवाजी पर आक्रमण करने से पहले ही शिवाजी ने अपने हाथ में एक बगनखा पहन रखा था, और उस बगनखे से और अफजल खां के पेट को चीर दिया, और चीरते ही उसकी हत्या कर दी गई। बात आती है 1664 की। तो 64 में मुगलों के अधीन जो सूरत वाला क्षेत्र है, उस सूरत वाले क्षेत्र को भी शिवाजी ने लूटा, और औरंगजेब ने अपने मंत्री को आमेर के राजा जयसिंह को, जब यहाँ सूरत को लूटा और शक्ति बढ़ती हुई देखी, तो मुगल साम्राज्य का जो इस समय संचालक था वो औरंगजेब था। अब औरंगजेब है वो शिवाजी की शक्ति को रोकना चाहता है, तो इसने आमेर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह को और इसके खिलाफ भेजा गया, और साथ ही साथ एक दिलेर खान इसके सहयोगी थे। मुगल सेना ने शिवाजी के अनेक किलों पर अधिकार भी कर लिया, मतलब आक्रमण किया तो बहुत से जो किले थे उन किलों के ऊपर अधिकार भी कर लिया, और विवश होकर के जब शिवाजी की पराजय हो रही थी तो शिवाजी के द्वारा इन मिर्जा राजा जयसिंह के साथ, या यूँ कह दो कि मुगलों की सेना के साथ में संधि कर ली गई। और जो संधि की गई ये संधि हुई थी 1665 में, और इस संधि को पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। संधि कर ली गई तो संधि की कुछ शर्तें भी रखी गई थी। तो शर्तों के आधार पर कहा गया कि जो मराठों के पास 35 दुर्ग थे, उस 35 दुर्गों में 23 दुर्ग हैं वो मुगलों को देने पड़े थे। अब बाकी बचे 12 दुर्ग है वो किसके पास रहे? मराठों के पास रहे थे। साथ ही दूसरी शर्त के तहत शिवाजी को अपने बड़े पुत्र जो संभाजी के नाम से था, उस संभाजी को मनसबदार के रूप में और मुगल दरबार के अंदर सेवा के लिए भेजना पड़ेगा। तो ये दो प्रमुख शर्तें हैं वो इस संधि के माध्यम से रखी गई थी।
जयसिंह के आग्रह पर अब सवाई जयसिंह के साथ जो संधि की थी, साथ ही साथ अब सवाई जयसिंह क्या करेगा कि उसे मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए आग्रह करता है। तो जब सवाई जयसिंह के द्वारा आग्रह किया गया कि आप मुगल दरबार में उपस्थित हो, तो शिवाजी के द्वारा 1666 में मुगल दरबार में उपस्थित हुए। लेकिन शिवाजी के साथ में वहाँ पर जो तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हुआ करते थे, उन कर्मचारियों जैसा वहाँ पर उसके साथ व्यवहार किया गया और इस व्यवहार से वो काफ़ी नाराज हुए। साथ ही साथ धोखे से शिवाजी को और मुगल सेना के द्वारा नज़रबंद करके गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन शिवाजी का पुत्र संभाजी वहाँ पर था, तो संभाजी के साथ मिलकर के और शिवाजी है वो गुप्त रास्तों से निकलते हुए और अपने घर को पहुँच जाते हैं, यानी वहाँ से मुक्त होकर के या छिप करके निकल आते हैं और अपने घर को सुरक्षित आ जाते हैं। अगले ही वर्ष औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि व बरार की जागीर भी प्रदान की थी। कौन सी उपाधि? राजा की। तो राजा की उपाधि औरंगजेब के द्वारा किसको प्रदान की गई? शिवाजी को। और कौन सी जागीर दी गई? बरार की जागीर दी गई। अब बात आती है 1670 की। तो 1670 में शिवाजी ने मुगलों के अधिकार में, मतलब जो किले अधिकार में चले गए थे मुगलों के, शिवाजी के, उन सारे किलों को फिर वापस उन्हें प्राप्त कर लिया। यानी जो किले मुगलों के अधीन चले गए थे, उन किलों पर वापस 1670 में शिवाजी के द्वारा पुनः अधिकार कर लिया गया था। 1670 में ही सूरत को उसने दोबारा लूटा और साथ ही 74 में रायगढ़ के दुर्ग में, कब? 1674 में रायगढ़ के दुर्ग में शिवाजी ने अपने आप को अब स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया कि अपने आप को क्या कर दिया कि मैं स्वतंत्र हूँ, किसी के अधीन नहीं हूँ। जो मेरा क्षेत्र था वो मैंने उनसे मुक्त करवा लिया और रायगढ़ का जो किला था, दुर्ग था, उस दुर्ग के अंदर अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित करते हुए और अपना राज्याभिषेक करवा लिया था। और इसी के साथ शिवाजी ने एक उपाधि भी धारण की थी जिसे कहते हैं छत्रपति की उपाधि। और इसी के बाद शिवाजी है वो छत्रपति शिवाजी के नाम से जाने लग गए और 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। इसी के साथ शिवाजी का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाता है।